1 मिनट में 72 बार, 1 घंटे में ये हो गया करीब 4320 बार, और पूरे 1 दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार। ये कोई सुपर कंप्यूटर का आंकड़ा नहीं है। यस। ये वो गिनती है जितनी बार हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक छोटा सा पंप बिना रुके, बिना थके धड़कता है। और आज हम इसी अविश्वसनीय पंप यानी इंसान के दिल की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे मानव हृदय पर कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जो इसकी बनावट और काम करने के तरीके को समझाते हैं। हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है जो हर धड़कन के साथ हमारे अंदर चल रही है। ठीक है, तो शुरू करें? बिल्कुल, और इससे मशीन कहना गलत नहीं है। ये एक ऐसी बायोमैकेनिकल मास्टरपीस है जिसे बनाने में प्रकृति को लाखों साल लगे हैं। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ इसकी बनावट नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये इतना स्मार्ट कैसे है। हम इसके बाहरी सुरक्षा कवच से शुरू करके इसके अंदर के 4 कमरों, एक तरफा दरवाजों और इसके काम करने की लय को समझेंगे। तो हाँ, ये एक रोमांचक सफर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन और इसकी सुरक्षा की। हम सब जानते हैं कि दिल हमारी छाती में होता है, लेकिन इन नोट्स में बताया गया है कि ये दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ होता है। और इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली, मतलब एक डबल लेयर वाला कवर होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। एक बॉडीगार्ड की तरह। ये बॉडीगार्ड वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ एक सूखा कवर नहीं है। इन दोनों परतों के बीच एक खास चिकना तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदयावर्णी द्रव कहते हैं। अब सोचिए, दिल दिन में 1 लाख से ज्यादा बार धड़क रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। अगर ये द्रव ना हो तो हर धड़कन के साथ दिल की बाहरी दीवार आसपास के अंगों से रगड़ खाएगी। ओह, तो जबरदस्त घर्षण और जलन होगी। हाँ, तो ये द्रव एक लुब्रिकेंट या ग्रीस की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये एक लुब्रिकेंट भी है और एक शॉक अब्जॉर्बर भी। अगर कभी छाती पर कोई हल्का झटका लगे तो ये उस झटके को झेल जाता है और दिल तक पहुंचने नहीं देता। ये दिल को अपनी जगह पर भी बनाए रखता है। तो ये सिर्फ एक कवर नहीं, बल्कि एक पूरा पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम है। कमाल है। तो ये तो हुई दिल के किले की बाहरी दीवार। अब जरा अंदर चलते हैं। नोट्स कहते हैं कि इंसान का दिल 4 कमरों या कोष्ठों में बटा होता है। ऊपर के 2 अलिंद और नीचे के 2 निलय। और इन नोट्स में एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि अलिंद की दीवारें पतली होती हैं, जबकि जो निलय हैं नीचे वाले कमरे, उनकी दीवारें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं। ऐसा क्यों? मतलब हैं तो सब एक ही दिल का हिस्सा, फिर ये फ़र्क क्यों? ये सवाल ही मतलब पूरी कहानी बताता है। ये फ़र्क उनके काम की वजह से है। अलिंद यानी ऊपर वाले कमरों का काम बड़ा सीधा साधा है। उन्हें बस शरीर और फेफड़ों से आने वाले खून को रिसीव करना है। एक तरह से ये दिल के क्या कहते हैं, वेटिंग रूम है, इसलिए उन्हें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं। अच्छा, और निलय? वो जरूर कोई भारी काम करते होंगे। निलय असली पावर हाउस है। वो वेटिंग रूम नहीं, बल्कि लॉन्च पैड है। जब वो सिकुड़ते हैं तो खून को जबरदस्त प्रेशर से बाहर फेंकते हैं। दायां निलय खून को पास के फेफड़ों तक भेजता है, लेकिन बाएं निलय को तो खून सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में भेजना होता है। इसीलिए उसकी दीवारें सबसे ज्यादा मोटी और शक्तिशाली होती हैं। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे एक ही बिल्डिंग में 2 अलग-अलग तरह के पंप लगे हों। एक छोटा, कम प्रेशर वाला पंप जो दाईं तरफ है और सिर्फ फेफड़ों के लिए है, और दूसरा बाईं तरफ एक हैवी ड्यूटी हाई प्रेशर पंप जो पूरे शहर में पानी सप्लाई करता है। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। दिल असल में 2 पंप हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, और एक जरूरी नियम जो इन नोट्स में भी है। दायां पंप हमेशा अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून हैंडल करता है, और बायां पंप हमेशा शुद्ध यानी ऑक्सीजन से भरा खून। और दोनों के बीच एक मोटी दीवार है ताकि ये दोनों कभी मिल ना पाए। ठीक है, तो खून इन कमरों में आता है और फिर निलय उसे जोर से पंप कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, जब निलय इतनी ताकत से सिकुड़ते हैं तो खून वापस अलिंद में क्यों नहीं चला जाता? उसे कैसे पता कि आगे ही जाना है, पीछे नहीं? जरूर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला सिस्टम होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं वाल्व यानी कपाट। ये बहुत ही स्मार्ट एक तरफा दरवाजे हैं। जब खून को आगे जाना होता है तो ये खुल जाते हैं
और जैसे ही खून गलत दिशा में जाने की कोशिश करता है ये कस कर बंद हो जाते हैं। इन नोट्स में 3 मुख्य तरह के वाल्व का जिक्र है। एक है त्रिवलनी कपाट, जो दाएं अलिंद और निलय के बीच है, और दूसरा है द्विवलनी कपाट, जो बाएं अलिंद और निलय के बीच है। इन्हें आप सैलून के दरवाजों की तरह समझ सकते हैं जो एक ही दिशा में खुलते हैं। त्रिवलनी में 3 पर्दे या फ्लैप होते हैं और द्विवलनी में 2। ये तब खुलते हैं जब अलिंद से खून को निलय में भरना होता है, लेकिन जैसे ही निलय पंप करने के लिए सिकुड़ते हैं ये दरवाजे धड़ाम से बंद हो जाते हैं। और तीसरा जिक्र है अर्धचंद्राकार कपाट का, जो धमनियों के मुंह पर होते हैं। हाँ, ये एग्जिट गेट है। ये एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गेट की तरह है। एक बार आप पार कर गए तो वापस नहीं आ सकते। जब निलय खून को धमनियों में पंप करते हैं तो ये गेट खुलते हैं और जैसे ही पंपिंग खत्म होती है ये फौरन बंद हो जाते हैं ताकि खून वापस दिल में ना आ गिरे। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनते हैं, जो लब डब जैसी आवाज आती है, क्या वो दिल की मांसपेशियों के सिकुड़ने की आवाज है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। वो लब डब की आवाज असल में मांसपेशियों की नहीं बल्कि इन वाल्व के बंद होने की आवाज है। पहली आवाज लब तब आती है जब निलय सिकुड़ते हैं और त्रिवलनी और द्विवलनी वाल्व एक साथ जोर से बंद होते हैं, और दूसरी आवाज डब तब आती है जब निलय फैलते हैं और धमनियों के मुंह पर लगे अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होते हैं। तो जीवन की ये धुन असल में इन दरवाजों के परफेक्ट टाइमिंग पर बंद होने का संगीत है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब हर लबडब एक पूरी मैकेनिकल साइकिल का नतीजा है। तो चलिए अब खून के पूरे सफर पर निकलते हैं। कल्पना करते हैं कि हम एक लाल रक्त कोशिका हैं। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप एक थकी हुई लाल रक्त कोशिका हैं। आपने शरीर की किसी कोशिका को अपना ऑक्सीजन दे दिया है और अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का बोझ है। आप शिराओं यानी नसों के रास्ते वापस दिल की तरफ आ रहे हैं। आपका पहला स्टॉप होगा दिल का दायां अलिंद यानी राइट साइड का वेटिंग रूम। ओके, मैं दाएं अलिंद में पहुंच गया। यहाँ मेरे जैसे और भी कई लोग हैं। अब क्या? ठीक उसी पल जब आप दाएं अलिंद में दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ बाएं अलिंद में फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन से भरी हुई कोशिकाएं दाखिल हो रही हैं। अब दोनों अलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं। आपके नीचे का दरवाज़ा यानी त्रिवलनी वाल्व खुलता है और आप दाएं निलय में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीजन वाली कोशिकाएं द्विवलनी वाल्व से होकर बाएं निलय में चली जाती हैं। तो अब मैं दाएं निलय में हूं, जो कि लॉन्च पैड है। यहाँ दबाव महसूस हो रहा है। अब आता है सबसे शक्तिशाली पल। दोनों निलय एक साथ पूरी ताकत से सिकुड़ते हैं। आपको यानी अशुद्ध खून को फुफ्फुसीय धमनी के रास्ते फेफड़ों की ओर धकेल दिया जाता है। ये एक छोटी लेकिन जरूरी यात्रा है। फेफड़ों में आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड उतारते हैं और ताज़ा ऑक्सीजन भर लेते हैं। आप फिर से जवान हो जाते हैं। और जो कोशिकाएं बाएं निलय में थी, उनका क्या? उनके लिए तो असली रॉकेट लॉन्च होता है। बायां निलय उन्हें महाधमनी यानी एओर्टा नाम की सुपर हाईवे में पंप करता है और वहां से वो पूरे शरीर में फैल जाती हैं, दिमाग, हाथ, पैर, हर जगह। और ये पूरा चक्र शरीर से दिल, दिल से फेफड़े, फेफड़ों से दिल और दिल से वापस शरीर 1 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाता है। और ये लगातार चलता रहता है। ये तो वाकई एक डबल सर्किट सिस्टम है। एक छोटा फेफड़ों वाला सर्किट और एक बड़ा पूरे शरीर वाला सर्किट। और ये सब इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से होता है, ये सोचना ही अविश्वसनीय है। हाँ, और यही खासियत स्तनधारियों को इतनी ऊर्जा देती है। शुद्ध और अशुद्ध खून का कभी न मिलना हमारी ऊर्जा क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक बात पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि धमनी यानी आर्टरी में हमेशा शुद्ध खून होता है और शिरा यानी वेन में हमेशा अशुद्ध। लेकिन अभी आपने कहा कि फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध खून को फेफड़ों तक ले जाती है। ये तो नियम के खिलाफ हो गया। बहुत अच्छा सवाल है और ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। असल में स्कूल में सिखाई गई परिभाषा थोड़ी अधूरी है। असली परिभाषा खून के शुद्ध या अशुद्ध होने पर नहीं, बल्कि उसके बहने की दिशा पर आधारित है। बहने की दिशा मतलब? नियम बहुत सरल है। कोई भी नस जो खून को दिल से दूर ले जाती है वो धमनी है, चाहे उसमें कैसा भी खून हो। और कोई भी नस जो खून को दिल की ओर लाती है वो शिरा है। अच्छा, तो फुफ्फुसीय धमनी क्योंकि वो अशुद्ध खून को दिल से दूर फेफड़ों तक ले जा रही है, इसलिए वो धमनी है। और फुफ्फुसीय शिरा
जो फेफड़ों से शुद्ध खून को वापस दिल की ओर ला रही है, इसलिए वो शिरा है। एकदम सही। ये एक छोटी सी बारीकी है, लेकिन ये दिल के पूरे लॉजिक को साफ कर देती है। दिशा ही सब कुछ है, खून का प्रकार नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो दिल सिर्फ एक धड़कता हुआ अंग नहीं है। ये एक डबल लेयर सुरक्षा कवच में बंद 4 कमरों वाला एक ड्यूअल पंप सिस्टम है, जिसमें परफेक्ट एक तरफा वॉल्व लगे हैं और ये लब डब की एक सटीक लय पर काम करता है, ताकि हमारे शरीर की हर कोशिका तक जिंदगी पहुंच सके। ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हाँ, ये एक परफेक्ट मशीन लगती है, लेकिन इन नोट्स में एक आखिरी शब्द है जो इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ले आता है, फोसा ओवालिस। नोट्स में लिखा है कि ये दोनों अलिंद के बीच की दीवार पर एक छोटा सा गड्ढा होता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। एक छोटा सा गड्ढा, इसका क्या महत्व हो सकता है? कोई पुरानी चोट का निशान? ये एक चोट का निशान नहीं है, ये एक बंद हो चुके दरवाजे का निशान है। ये हमारे विकास की कहानी का एक सबूत है जो हम सब अपने दिल में लेके घूमते हैं। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके फेफड़े काम नहीं करते, उसे ऑक्सीजन अपनी माँ से प्लेसेंटा के जरिए मिलती है। सही बात है। तो उस समय खून को फेफड़ों में भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो रास्ता तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, और प्रकृति के पास इसका उपाय था। जन्म से पहले हर भ्रूण के दिल में दोनों अलिंद के बीच एक छेद होता है, एक छोटा सा रास्ता जिसे फोरामेन ओवल कहते हैं। ये छेद अशुद्ध खून को दाएं अलिंद से सीधे बाएं अलिंद में भेज देता था, जिससे फेफड़ों वाला सर्किट पूरी तरह से बाईपास हो जाता था। एक शॉर्टकट। एक बहुत जरूरी शॉर्टकट। लेकिन जन्म के पल में जैसे ही बच्चा पहली सांस लेता है और उसके फेफड़े काम करना शुरू करते हैं, खून के दबाव में अचानक एक बदलाव आता है। इस बदलाव के वजह से ये छेद एक फ्लैप की तरह बंद हो जाता है और कुछ महीनों में ये स्थायी रूप से जुड़ जाता है। और पीछे सिर्फ एक निशान रह जाता है, एक छोटा सा गड्ढा, फोसा ओवालिस। हाँ, वो गड्ढा इस बात का सबूत है कि हमारा दिल जानता था कि उसे कब बदलना है। वो इस बात की याद दिलाता है कि हम सब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक अलग तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ की थी। तो फोसा ओवालिस हमारे विकास की कहानी का एक मौन गवाह है, जो हमारे दिलों पर हमेशा के लिए अंकित है। सोचने वाली बात है ना?